हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य गौरव पायलट फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। ये लेक्चर हमारा पर्टिकुलर वेक्टर अलजेब्रा के ऊपर होगा, जो कि 11th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और साथ में 12th क्लास के बच्चों के रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम लोग काफ़ी बेसिक फॉर्मेट में सीखेंगे अपने वेक्टर अलजेब्रा के सेक्शन को, ताकि हमारे ऑपरेटर्स यानी फिजिक्स में जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं उसे यूज़ करने में हमें आसानी होगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये चैप्टर। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी को हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि क्या है? दुनिया में हर चीज़ों को, जिन चीज़ों को हम माप सकते हैं बेसिकली, यानी मेजर कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मास, अगर हम चीनी खरीदने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 किलोग्राम चीनी लीजिए। हाँ, हमारी बोलचाल की भाषा बड़ी अजीब सी है थोड़ी। जैसे कि अगर हम जाके बोले 1 किलो चीनी देने के लिए, तो वो क्या है? हमारा कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए हमें 1 किलो चीनी मिल जाती है। बट एक्चुअली वो 1 किलो चीनी नहीं होगी, वो 1 किलोग्राम चीनी होना चाहिए था, जो हम नाप करके घर लाते हैं। ठीक है, किलो का मतलब 1000 होता है। जैसे हम बोलते हैं ना 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो किलो क्या है? किलो का मतलब होता है 1000, 10 पे पावर 3, 1000। तो 1 किलो चीनी देने का मतलब क्या होगा? 1 किलो चीनी देने का मतलब होगा चीनी का 1000 दाना, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ठीक है, बट हम लोग जब बोलते हैं तो दुकानदार जो है वो आसानी से इस बात को समझ लेता है, क्योंकि हम लोग यूज्ड टू हैं बोलने के लिए, हम लोगों ने आदत बना रखी है इस चीज़ों को बोलने के लिए, और सामने वाला जिस व्यक्ति को हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं वो समझ जाता है हमारी बात। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हम लोग अजीब सा कुछ यूनिट इस्तेमाल यानी कि मात्रक इस्तेमाल कर लेते हैं अपने जनरल लाइफ में। जैसे मान के चलिए, अगर हम किसी नए शहर में जाते हैं और हमें रास्ता पूछना होता है, तो हम किसी से बोलते हैं कि भाई साहब फलना चीज़ यानी कि एक पर्टिकुलर प्लेस जो है हमारे कितनी दूरी पे है, तो वो बोलेगा कि बस 10 मिनट आप वॉक करते जाइए, मिल जाएगा। तो अब बताइए कि जब हम दूरी पूछ रहे हैं उस व्यक्ति से, तो वो क्या बोलता है? 10 मिनट, जो कि समय है यानी कि टाइम है। कर सकते हैं हम भी अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझ जाते हैं। अगर वो हमें पैदल देखेगा तो बोलेगा 10 मिनट वॉक कीजिए, पहुंच जाइएगा। अगर हम बाइक पे होंगे तो वो 10 मिनट नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि हाँ बस 2 मिनट चलिए, वहाँ पहुँच जाएंगे। तो वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी को लेके हम लोग के बीच की अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी वजह से हम लोग इसे आसानी से यूज्ड हो जाते हैं, बोल लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। बशर्ते ये यूनिट्स का फंडामेंटल कुछ थोड़ा अलग सा है, वो भी आसान है, वो भी हम लोग जानते हैं, बशर्ते इस्तेमाल करने में या फिर यूज टू नहीं है इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हर वो चीज़ जिसे हम माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। अब जैसे हमने मास का एग्जांपल लिया, मास मीन्स द्रव्यमान, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम। ठीक है ना? तो ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, तो जब हम बोलेंगे टाइम यानी समय, तो क्या होगा इसका मतलब? कुछ नहीं, तो हमें बोलना पड़ता है 1 घंटा, 2 घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ हम लोग इतनी देर के बारे में पर्टिकुलर बात कर रहे होंगे। तो इसे भी हम माप सकते हैं। टेम्परेचर, काफ़ी गर्मी लग रही है, कितने डिग्री टेम्परेचर हो गया? तो 40 डिग्री के आसपास। तो वो क्या है? वो भी तो एक मेजरमेंट ही है हमारा। ठीक है ना? काफ़ी ठंड है तो भी हम लोग टेम्परेचर स्केल पे देख लेते हैं, फीवर लगा है तो भी टेम्परेचर स्केल पे देख लेते हैं। तो वो क्या है? वो हम लोग माप रहे हैं उस चीज़ को। जब माप रहे हैं तभी उस बारे में हम लोग बात कर पाते हैं, तभी उन घटनाओं को समाहित कर पाते हैं अपने आम जनजीवन में, तभी जब हम उसे मापन यानी कि मेजर कर पाते हैं। अगर हम किसी चीज़ को मेजर ना कर पाए तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा उन चीज़ों के बारे में बात करना। ठीक है, जैसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है भूत। तो भूत को नाप तो थोड़ी सकते ना कि 5 किलो का भूत है, 50 किलो का है या 100 किलो का भूत है। और भूत तो भूत है, पता नहीं, एक काल्पनिक चीज़ है, उसका वजन तो कर नहीं सकते, ना उसकी दूरी निकाल सकते हैं, ना उसका समय निकाल सकते हैं। तो वो हमारी क्या है? वो हमारी कल्पना है। तो जिस चीज़ को नाप नहीं सकते उस चीज़ के बारे में बात भी नहीं कर सकते हैं हम लोग।
तो यही है हमारा मेजरमेंट का प्रोसेस, यानी हम अपनी सारी घटनाओं को जब तक मेजर ना कर पाए तब तक हम उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर सकते। एक और बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि वो बहुत अच्छा आदमी है, बट बहुत अच्छा होने का मेजरमेंट क्या है? कुछ नहीं। तो वो क्या है, वो फिजिकल अच्छाई जो है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि उसे हम माप नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जिन चीज़ों को माप सकते हैं वो हो गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितने तरीके की होंगी? तो एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कि ये कौन सा नाउन है। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये मटेरियल नाउन है, ठीक। कुछ लोग बोलेंगे कि ये न्यूटर जेंडर है, यानी कि नाउन को अगर हम जेंडर के हिसाब से देखें तो इसे न्यूटर जेंडर बोलेंगे। अगर हम नंबर के हिसाब से बोलेंगे तो सिंगुलर नंबर बोलेंगे। काउंटेबल अनकाउंटेबल के हिसाब से बोलेंगे तो ये क्या है? काउंटेबल है। उसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग काफी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, उसके टाइप्स के बारे में जान सकते हैं। फिलहाल हमारा जो मुद्दा है यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा के सेक्शन में वो है उसके परिमाण, यानी कि मेजरमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि माप का परिमाण, ठीक है ना, कि वो कितना है सिंपल सी भाषा में, और उसकी दिशा क्या होगी, यानी कि डायरेक्शन क्या होगा। इन दो आधार पे हमारा जो फिजिकल क्वांटिटी है वो दो हिस्से में कैरेक्टराइज हो सकता है। हमने पहले भी पढ़ रखा है इसे। कौन कौन सी राशि है आपको? वो है स्केलर क्वांटिटी, जिसे हिंदी में हम अदिश राशि बोलते हैं, और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, जिसे हम सदिश राशि बोलते हैं। यानी फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की हो गई हमारी? दो टाइप की, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कॉरस्पॉन्डिंग। एक है हमारे पास स्केलर और एक हो गई हमारी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर को हिंदी में हम बोलते हैं अदिश और वेक्टर को बोलते हैं हम सदिश राशि। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है कि लगभग सारे बच्चों को पता होगा इन दोनों क्वांटिटीज के बारे में। फिर भी एक बार हम लोग डिवाइड करते हैं इसे। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? ओनली मैग्नीट्यूड, यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा, मींस परिमाण होगा, यानी कि मात्रा, ये जो हम लोगों ने जो मापा है, ठीक है ना, उसका परिमाण कितना है? 5 किलो है, 10 किलो है, 5 मीटर है, 5 घंटा है, 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो परिमाण, ठीक है ना, वो परिमाण कौन सा है यहाँ पे? 5। तो 5 जो है परिमाण है, तो वो वैसे क्वांटिटी जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होगी उसको हम बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। अब जैसे कि माप रहे हैं हम लोग, तो फिर वेक्टर क्या होगा? वेक्टर के पास परिमाण तो सबके पास होना है, ठीक है ना। अगर परिमाण नहीं है तो उस बारे में हम लोग व्याख्या भी नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी को ही हम लोग मेजर करते हैं। तो वेक्टर क्या है? सदिश। अगर हम लोग हिंदी से ट्रांसलेट कर दे, दिश को अगर हम लोग दिशा बोल दे, यानी डायरेक्शन बोल दे, तो स मतलब होना, अ मतलब नहीं, यानी कि अदिश, इसमें दिशा यानी डायरेक्शन नहीं है, और इसमें सदिश यानी कि इसमें दिशा और डायरेक्शन है। तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, यानी कि परिमाण भी है, और डायरेक्शन मीन्स दिशा भी है। अब है कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसमें अवेलेबल। तो चलिए पहले देखते हैं स्केलर क्वांटिटीज में। तो स्केलर क्वांटिटीज में है मास, इसे हिंदी में हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। अब द्रव्यमान यानी कि 5 किलो चीनी जब लेते हैं तो 5 किलो चीनी में दिशा कौन सा है? तो हम इधर यानी कि राइट हैंड वाले दुकान से भी ले तो 5 केजी ही लेंगे, लेफ्ट हैंड वाले दुकान से ले तो 5 केजी ही लेंगे, और अमेरिका से खरीद के लाए 5 किलो चीनी तो भी 5 किलो चीनी ही लेंगे, ठीक है ना। तो उसको दिशा से कोई लेना देना नहीं है, मतलब नहीं है, इसलिए डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होता है। बट 5 केजी होने का मतलब है कि हमारे पास मात्रा मौजूद है, परिमाण मौजूद है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक सिंपल सा स्केलर क्वांटिटी। फिर और भी जिन चीजों की दिशा नहीं होती है
तो वो है टाइम। टाइम का मतलब होता है समय। अब समय को लेकर के एक जस्टिफिकेशन है कि समय हमेशा आगे बढ़ता है, बट समय एक यानी कि टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके बारे में काफी कंफ्यूजन अवेलेबल है अभी लोगों को। हमें घड़ी नहीं देखना है, समय का मतलब घड़ी नहीं है, समय के अंतराल नापने की मशीन है घड़ी। जैसे घड़ी देख के हम पता लगाते हैं 1 सेकेंड है, 1 मिनट है, 5 घंटा है, ठीक है ना। तो वो क्या है, समय को मापती है, यानी कि समय अंतराल को मापती है, समय को नहीं, ठीक है ना। तो समय का कोई फ्लो नहीं, समय का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। समय क्या होता है, यानी कि टाइम का फ्लो है। तो वो फिर कभी किसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्लो ऑफ टाइम, बट फिलहाल यहाँ पे समय जो है हमारा समय अंतराल के रूप में है, यानी कि टाइम ड्यूरेशन के रूप में है, ठीक है ना। तो उसका कोई डायरेक्शन अवेलेबल नहीं होता है। फिर हमने पढ़ा था 9th क्लास में डिस्टेंस, ठीक है, हिंदी में इसे दूरी बोलते हैं। फिर है हमारा स्पीड, चाल, टेम्परेचर, यानी कि तापमान, ये सब क्या है, एक्सेट्रा। ये क्या है हमारे पास, ये है स्केलर क्वांटिटीज, यानी अदिश राशि जिनके पास कोई दिशा नहीं होता है अवेलेबल। अब है वेक्टर, जिसके पास दिशा होता है। तो इसमें कौन कौन सी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज अवेलेबल है, भौतिक राशि अवेलेबल है। तो बहुत कॉमन है हमारा डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम हिंदी में विस्थापन कहते हैं, ठीक है। वेलोसिटी, इसे हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं। एक्सेलरेशन को हम त्वरण कहते हैं। फोर्स, बल, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर फॉर्म में होंगी। ये हमने उन फॉर्मेट्स का, उन एग्जांपल्स का यूज किया है जो हमने 10th क्लास 9th क्लास में पढ़ रखा है। उन्हीं चीजों के बारे में हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब चलते हैं, एक जिनके पास दिशा नहीं है वो है स्केलर, एक जिनके पास दिशा है वो है हमारा वेक्टर। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसे तो दो ही फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में कैरेक्टराइज हो जाती हैं, एक है स्केलर, एक है वेक्टर। बट एक और क्वांटिटी है हमारे पास, बेसिकली वो क्वांटिटी उसे तो नहीं कह सकते हैं, वो है हमारे फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एग्जिस्टेंस, उसके होने का आयाम, अगर हम साधारण भाषा में बात करेंगे तो उसका पैकिंग, किसी फिजिकल क्वांटिटी की पैकिंग। अब पैकिंग कहने का मतलब क्या है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी किस रूप में नजर आता है, नजर आएगा हम लोगों को, ठीक है ना। अगर उस पैकिंग के हिसाब से उसे देखें कि हाँ भाई उस पैकेट में उस पर्टिकुलर चीज के तौर पे अगर हम देख रहे हैं तो वो है हमारा पैकिंग, ठीक है ना। तो किसी पैकिंग को एनालाइज करने के लिए एक मैथमेटिकल ट्रांजिशन होता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। अब उस ट्रांजिशन को हम लोग बोलते हैं टेंसर, ठीक है ना, टेंसर। तो मे भी एक थर्ड टाइप का फिजिकल क्वांटिटी हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं होना है, ठीक है ना, डायरेक्टली इसे नहीं मानते हम लोग, बट हम इसको एज ए अजम्पशन देख सकते हैं, एक मैथमेटिकल पार्टीशन जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के एग्जिस्टेंस को बॉक्सिंग करता है या फिर पैकिंग कर सकता है, ठीक है ना। तो उसे हम बोलते हैं टेंसर, TENSOR, टेंसर। अब टेंसर क्या है, ठीक है ना। तो टेंसर एक मैथमेटिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पैकिंग सेक्शन को दिखाता है, यानी कि हम उसे कैसे नॉमिनेट कर सकते हैं किसी चीज़ को पढ़ने में। तो दुनिया में हर चीज़ को पैक कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को हम लोग किसी रूप में देखते हैं, ठीक है ना। तो उस रूप में देखते हैं तो वो स्केलर को भी देखते हैं, फिर वो वेक्टर को भी देखते हैं। तो स्केलर और वेक्टर टेंसर से अलग नहीं है, यानी कि ये टेंसर के साथ ही चलता है हमेशा। किस तरीके से चलता है, तो टेंसर की जो बॉक्सिंग होती है वो उसके रैंक के रूप में होगी, ठीक है।
अब इसमें रैंक 0, फिर रैंक 1, फिर हायर रैंक जैसे 2, 3, 4 में बोल सकते हैं हम लोग। तो स्केलर क्या है? स्केलर जिसका डायरेक्शन नहीं है। अब जिसकी डायरेक्शन अवेलेबल नहीं है उसकी पैकिंग देखने के लिए हमें किसी बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, किसी पैकिंग सेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम रैंक 0 बोलते हैं इसको स्केलर को। यानी कि स्केलर भी एक टेंसर है, स्केलर भी एक टेंसर है रैंक 0 के लिए। स्केलर को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टेंसर ऑफ रैंक 0, यानी हर वो क्वांटिटी जो स्केलर है वो बेसिकली टेंसर भी है, लेकिन टेंसर के लिए वो रैंक कितनी है? वो 0 है। फिर वेक्टर है टेंसर ऑफ रैंक 1, जो जिस टेंसर का रैंक 1 हो। अब रैंक 1 हो मीन्स जिसका डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। 3 डायमेंशनल स्टेट में 3 डायमेंशनल स्टेट किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसा सेक्शन यानी ऐसा स्पेस जिसमें 3 दिशा होता है। अब वो 3 दिशा कौन सा है हमारा? एक को आप लंबाई मान लीजिए, एक को आप चौड़ाई मान लीजिए, एक को ऊंचाई मान लीजिए। जैसे कि मैं इस रूम में हूँ, ठीक है ना, इस रूम की लंबाई है, इस रूम की चौड़ाई है और इस रूम की क्या है? ऊंचाई है। तो इस तीनों सेक्शन में जो चीज़ अवेलेबल है हमारे पास वो क्या है? हमारे पास वो एक 3 डायमेंशनल पैकिंग के अंदर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें इस 3 डायमेंशनल को दिखाने के लिए, यानी कि हर चीज घटनाएं, हर जो घटना हमारे ब्रह्मांड में होती है तो वो क्या होता है? वो इसी 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है। उसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में कहीं ना कहीं होता है, तो उसे हम रैंक 1 बोलते हैं। अब चलिए जैसे कि एक और एग्जाम्पल बहुत कॉमन सा यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम यहाँ पे अभी अपने अपने पोजीशन पे बैठे हैं जहाँ पे हम लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है ना। और मान के चलिए ये एक हेलीकॉप्टर जस्ट से, और हमने उड़ना है और हमें जाना है दिल्ली। अब ठीक है, दिल्ली की दूरी हमें पता है लगभग, अगर हम फिलहाल इस प्लेस से देख लें, मैं अपने प्लेस से देख लूँ तो 1000 किलोमीटर। तो दिल्ली कैसे जाएंगे हम यहाँ से? तो हमें 1000 किलोमीटर तो पता है, लेंथ तो पता है, ठीक है ना। मान के चलिए मैं यहाँ पे हूँ, दिल्ली यहाँ पे, अब मैं यहाँ से कहाँ हूँ मुझे तो नहीं पता, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन अगर थोड़ा इंटरचेंज कर भी दूंगा तो थोड़ा सा ऊपर निकालने की वजह से मैं इधर निकल जाऊँगा, यानी दिल्ली के बगल से दिल्ली के बगल में कोई जगह होगा, मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। थोड़ा नीचे जाऊँगा तो यहाँ से निकल जाऊँगा, दिल्ली तक तो मैं नहीं जा सकता। तो इसी वजह से हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं जहाँ पे हर लोकेशन को फिक्स करते हैं 3 एक्सिस की तरफ, x, y और z। वो x, y, z कैसा होता है? वो x, y, z ये है हमारा x, ठीक है, ये है x, ये है y और ये है हमारा z। x, y और z, ये लंबाई, ये ऊंचाई और ये क्या हो गई? चौड़ाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है ना। तो अगर हम इन 3 चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं, अगर पता कर पाते तो कितने लंबाई पे जाना है, जैसे 1000 किलोमीटर हमने बोला, कितनी चौड़ाई है मतलब किस दिशा में चलना है हमें, और कितनी ऊंचाई पे, तो चूंकि पृथ्वी गोल है हमारे पास, तो जैसे मान के चलिए पृथ्वी हमारे पास अगर ऐसे फ्लैट है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँ तो हो सकता है कि दिल्ली यहाँ पे, तो ये क्या है? हमारे पास एक हाइट अवेलेबल होनी चाहिए ना, तो उस हाइट पे भी तो मुझे जाना है, तो वो हाइट, ठीक है ना। तो ये तीनों जब तक हमें किसी प्लेस का नहीं पता होगा, जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी, हम वहाँ नहीं जा पाएंगे कभी। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में 3 डायमेंशनल स्पेस के एक डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं रैंक 1 के रूप में जस्टिफाई करते हैं, ठीक है। फिर है कुछ रैंक, जब हायर रैंक होता है हमारे पास, हायर ऑर्डर रैंक, ठीक है, 2 और more, यानी कि 2 और उससे ज़्यादा, तब हम उसे क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ना तो वो स्केलर के अंदर डिफाइन होगा, ना तो वो वेक्टर के अंदर डिफाइन होगा, तब हम उसे सिंपल सा टेंसर ही बोल करके छोड़ देते हैं। अब है कि भाई एग्जाम्पल कौन कौन सा है हमारे पास इसमें, तो कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले ब्रिज का बात करते हैं, ठीक है ना। ब्रिज में एक पिलर होता है, ठीक है,
तो मान के चलिए एक ब्रिज है, ये हमारे पास पिलर्स है, इस पे रोड कंस्ट्रक्ट है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक वायरिंग है, वो वायरिंग जो इससे जुड़ी रहती है, ठीक है ना। तो हर वायर क्या हो रहा है कि हमारे रोड वाले सेक्शन को पुल कर रहा होता है, अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। खासतौर से जहाँ पिलर एब्सेंट होता है वहाँ पे हम लोग कुछ पुल्स को बनाते हैं जहाँ पे वायर एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं। तो क्या है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के रूप में बात करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि पिलर अलग डायरेक्शन में इसे रोक रहा होगा, हमारा जो वायर एक्सटेंशन है वो अलग अलग एंगल पे, कुछ एंगल दूर है, ज़्यादा नज़दीक पे है, कुछ दूरी पे है, कुछ और दूरी पे है, कुछ और दूरी पे है। तो ये सब क्या है, ये एक्सटेंशन बना रहा होगा, और इन एक्सटेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए केवल वेक्टर काफ़ी नहीं होगा, इसलिए ये एक हायर ऑर्डर रैंक में होगा, जिसे हम लोग बोलेंगे सिंपल टेंशन। अब ये टेंशन किस रूप में काम करेगा, तो इस टेंशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। ये क्या है, स्ट्रेस। इसकी हिंदी भी कुछ हद तक दबाव की तरह ही होती है, बस अपनी ये प्रेशर से थोड़ा अलग होता है। प्रेशर जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी में आ जाता है, और जो प्रेशर की तरह ही दूसरी क्वांटिटी है स्ट्रेस, वो हायर ऑर्डर रैंक में है, इस वजह से इसे हम लोग क्या करते हैं, टेंशन के रैंक में रखते हैं। फिर है हमारे पास कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का मतलब होता है जैसे हमने पढ़ा है सुचालक, ठीक है ना, सुचालकता, जैसे प्रतिरोध रेजिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग, तो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है ना, प्रतिरोधकता। उसी तरह कंडक्शन का मतलब हुआ सुचालक, और कंडक्टिविटी की हिंदी हो जाएगी क्या, सुचालकता, ठीक है। तो यानी कि किसी कंडक्टर में, अब जैसे सिल्वर हमने पढ़ा है, और इससे आसान भाषा में बात करें तो सिल्वर है और कॉपर है, तो सिल्वर में तो हमने पढ़ा है कि सबसे अच्छा सुचालक होता है, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब जैसे कि उसमें ऐसा कौन सा टर्म है जो सिल्वर को बेटर बनाता है कॉपर से, तो वो है उसकी कंडक्टिविटी। अगर हम उल्टे भाषा में बात करें तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता कम होती है कॉपर से, तो प्रतिरोधकता यानी रेजिस्टेंस यानी रुकावट कम है, तो रुकावट कम है तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लो करेगा। तो उस बेहतर तरीके से फ्लो करने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन, ठीक है ना। और उस क्वांटिटी जो उस कंडक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यानी कि उस सुचालकता को डिफाइन करने के लिए यूज की जाएगी, वो हो जाएगी हमारे लिए कंडक्टिविटी। तो स्ट्रेस, कंडक्टिविटी, क्योंकि कंडक्टिविटी पर्टिकुलर एक वायर में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो होगी नहीं, वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है। अब जैसे कि इसमें तो नहीं, बस सकते अगर हम एक कंडक्टर यूज करें, जैसे ये एक हम शंकु यानी कि कोन इस्तेमाल करते हैं, कोन टाइप का एक वायर है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक अलग अलग सेक्शन में वो क्या होगा, फैलेगा, ठीक है, एरिया बदलेगा लेंथ के हिसाब से, तो क्या होगा, हमारा प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होगा, बदलेगा धीरे धीरे। इसी वजह से इसको हम लोग एक ही डायरेक्शन के अंदर पैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टिविटी जो होगा वो हमारे लिए टेंसर में यूज करना बेहतर होगा। लेकिन अगर हमारे पास एक सिंगल एक यूनिफॉर्म वायर है यानी कि एक स्ट्रेट वायर है, तो कंडक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या देखा कि टेंशन एक सिंपल सा बॉक्सिंग है, यानी कि एक ऑपरेटर है, मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जिसके जरिए हम फिजिकल क्वांटिटीज को एनालाइज कर सकते हैं कि वो किस रैंक में है, ठीक है। तो अगर हमने सिंपल से जस्टिफाई करना है कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप का होता है, तो हम साधारण भाषा में दो ही बोलेंगे, वो होगा एक स्केलर, एक होगा हमारे पास वेक्टर, ठीक है। अब है स्केलर वेक्टर को डिफरेंशिएट करने का जरूरत क्यों हमें वेक्टर अलजेब्रा नाम का चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। अब है स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं, तो हमारे पास एक क्वांटिटी है मास।
अब मान के चलते हैं मेरे एक हाथ में है 5 kg चीनी, दूसरे हाथ में है 5 kg चीनी, दोनों को मिक्स करेंगे तो कितना होगा 10 किलो चीनी। एक्चुअली 10 किलोग्राम चीनी, 1 किलोग्राम चीनी, तो 1 किलोग्राम चीनी मिक्स करने पे हो जाएगा 2 किलोग्राम चीनी। 5 किलोग्राम जोड़ेंगे तो 10 किलोग्राम। तो क्या है, ये एक सिंपल सा सम है, एक साधारण तौर पे हम इसे क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। 10 किलो चीनी है, 2 किलो अलग हटाएंगे 8 किलो बचेगा, मतलब 8 किलोग्राम बचेगा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास, यानी कि ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो हमने बचपन से या फिर रेगुलर फॉर्मेट में हम लोग जो यूज करते हैं, बस ये इसी बारे में है। तो वो है हमारा, यानी कि स्केलर क्वांटिटीज बिल्कुल सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है। इसमें कोई कंडीशन और स्पेसिफिक या फिर कोई खास कंडीशन नहीं है कि इसे सब्सट्रैक्ट कैसे करना है, ऐड कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे देना है, डिवाइड कैसे करना है। ये एक बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म में ही चलता है। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल अलजेब्रा के फॉर्म में ट्रीट कर देते हैं। फिर वेक्टर में क्या है, अब वेक्टर में एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी मुझे इधर 5 न्यूटन से खींचे, एक आदमी इधर 5 न्यूटन से खींचे, तो मैं किधर जाऊंगा, मैं इधर ही जाऊंगा, यानी कि नेट फोर्स मेरे पे कितना होगा, 0। ठीक है, तो जब नेट फोर्स मेरे पे 0 होगा तो 5 और 5 यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है, फिलहाल 0 है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक आदमी इधर 5 से खींचे और इधर ही दूसरा आदमी भी उधर ही खींचे 5 से, तो अब ये दोनों ऐड होकर कितना होगा, दोनों होगा 10। ठीक है, लेकिन अगर एक आदमी मुझे 5 न्यूटन से इधर खींचे और एक आदमी मेरे को 5 न्यूटन से इधर खींचे, तो मैं इन दोनों ही तरफ नहीं जा पाऊंगा और ये 10 नहीं होगा और ना ये 0 होगा। तो ये क्या है, डायरेक्शन पे डिपेंड हो रहा है, हम लोग इधर इधर सामने की तरफ और ऐसे, यानी कि जैसे जैसे हमारा डायरेक्शन बदल रहा है वैसे वैसे हमारा मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी बदल रहा होगा। ठीक है, तो इन मैग्नीट्यूड्स को सीक्वेंस में लाने के लिए या फिर इसे ऑपरेट करने के लिए एक खास तरीके का मैथमेटिक्स हमें चाहिए होगा, एक खास तरीके का अलजेब्रा का यूज करना होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर अलजेब्रा। इसीलिए वेक्टर अलजेब्रा को हम लोग को स्टडी करना है और वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करने के बाद ही हम लोग कई फिजिकल क्वांटिटीज का ट्रीटमेंट सीख पाएंगे, या तो उसे सिंगुलर फॉर्म में या फिर उसे सिस्टम के फॉर्म में यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यही होगा हमारा चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू। एक आवश्यक सूचना, ये जो हमारा वक्त है जिस वक्त मैं ये ऑनलाइन वीडियो या ऑनलाइन चैनल अपना यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए, और आप लोग इस चैनल पे पढ़ रहे हैं 11th क्लास या फिर 12th क्लास, ये दो वक्त है 2020, जब पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी यानी कि नोवेल कोरोना वायरस, और जिसे हम कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया या तो लॉकडाउन में है या फिर पार्शियल लॉकडाउन में है। सभी लोग हम लोग अपने अपने घर में हैं। तो यहाँ पर हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने समय का सदुपयोग करें और जो भी पढ़ सकते हैं, जो भी हम लोग ज्ञान अर्जित कर सकते हैं अपने भविष्य में, जो भी हम लोग कोर्स सब्जेक्ट चुन रहे हैं या फिर जो स्ट्रीम चुन रहे हैं उसके बारे में, वो हम लोग बैठे अभी से ही करना यूज़ करें। ठीक है, ये हमेशा हमारे लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। तो इस वीडियो को अगर आप इससे संतुष्ट हैं, आपको मददगार फील हो रहा है, तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्त में, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे, अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी हो सके इसके लिंक को फॉरवर्ड करें, ताकि जहाँ पे बाकी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं या उन्हें चैनल के बारे में नहीं पता है या किसी दूसरे कारण से उन्हें जानकारी नहीं है, वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो शेयर करेंगे आप सभी बच्चे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन जरूर प्रेस करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पे आएगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और जल्दी से जल्दी आप उस वीडियो को देख करके लाभान्वित हो पाएंगे, उसे पढ़ पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, बेहतर भविष्य के लिए मैं आप सभी बच्चों की दिल से कामना करता हूँ। आइए मिलकर सीखेंगे, नोवेल कोरोना वायरस को अपने घर में रह के हराएंगे और एक नया भारत और एक नई दुनिया